हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWC परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें ये साइंस यानी कि विज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चन हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आज का सेशन आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जितने भी प्रश्न आपको बताने वाले हैं प्रॉपर इसको आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अन्यथा याद कीजिएगा आप सभी, क्योंकि सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकता है, तो आप सभी से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWC परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। देखिए, अगर पूरा विश्व की बात किया जाए तो जल जो है 71% भाग पर है और स्थल कितना है? 29% है। तो ये 2 फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। बट 71% ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप सिर्फ 70% टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि पारसिक इकाई है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है। देखिए, जितने क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड हैं। अभी शुरू से अंत तक जब आप सभी 1 से लेकर पूरा 100 क्वेश्चन कवर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का प्रश्न लिया गया है। वही प्रश्न लिया गया है जो पेपर में पूछा जाता है आपका, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, डेसिबल की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सत्य है। समुद्री मूल्य नौ संचालन यानी कि दूरी की इकाई है। नौ संचालन में दूरी की इकाई आपका समुद्री मील होता है। जबकि सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस ताप की इकाई है। किसका इकाई है? ताप का। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी ही करेक्ट है। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे उसे भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई क्यूरी होता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि पास्कल इकाई है। देखिए, जितने भी SI मात्रक है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। दाब ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला प्रश्न है कैंडला मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। तो ऑप्शन में डी। अगला क्वेश्चन है कि जूल निम्नलिखित में से इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई जूल होता है। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, डार्विन। अगला है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके आपसे याद रखिएगा।
इसको आपसे 3 स्टार मार दीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1971 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? देखिए तरंगों की आवृत्ति को जो हमसे मापते हैं वह हर्ट्ज से ही मापते हैं, यानी कि डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा तरंग की आवृत्ति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। विद्युत मात्रक इकाई है, तो विद्युत मात्रक इकाई जो होता है ये एम्पियर का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? तो देखिए जब भी लेंस की शक्ति की इकाई बात किया जाए तो ये आपका डायोप्टर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए अगर डेसिबल की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि, ठीक है। तो वातावरण में जो ध्वनि है इसी को मापने के लिए हम सभी डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ध्वनि का सबसे अधिक चाल किस में होता है? तो ठोस में सबसे ज्यादा चाल ध्वनि का होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो निर्वात में सबसे कम चाल होता है। अच्छा, अगर बात किया जाए प्रकाश का सबसे कम चाल किस में है? तो ठोस में सबसे कम होता है और निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का। अगला है एम्पियर नापने की इकाई है, तो करंट जो है हम सभी एम्पियर से ही मापते हैं। अगला है अस्थाई पानी में मिट्टी, इसको मिट्टी कीजिएगा आप सभी। मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह, देखिए एक अस्थिर पानी है, ठीक है, उसमें मिट्टी का अगर तेल डाल दीजिएगा तो उसमें मच्छर जो होता है उसका लार्वा मर जाता है। कारण क्या है? तो लार्वा के सांस में बाधा डाल देता है मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जैसे कि एक बाल्टी ले लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा और उसके बाद उसमें शेविंग ब्रश को डालिएगा तो सब फैल जाएगा, जैसे बाहर निकालिएगा तो पूरा चिपक जाता है। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन बी से, इसको थोड़ा सा आपसे VBI करके याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक बैठा है और गेंद को हवा में उछालता है। कार में बैठा हुआ है खुली कार में और गेंद को हवा में उछाल दिया और सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। क्या लगता है आपको, आगे गिरेगा या पीछे या उसके हाथ में? तो उसके हाथ में ही गिरता है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से गति आपका कार कर रहा है उसी प्रकार से जिस हिसाब से आप फेंकेगा गेंद को उसी हिसाब से गेंद भी गति करने लगता है, वो हाथ में ही आके गिरेगा। अगला है कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस सिद्धांत के द्वारा देखी जाती है? कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना की बात किया गया है, तो इसे हम सभी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप करेक्ट आंसर होगा। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका से, तो बता सकते हैं आप सभी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और सवान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप पाया जाता है? तो देखिए राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम सिर्फ पावर हाउस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, कोशिकाओं का, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। जितने भी ऊर्जा है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने के लिए मिलता है। हरित लवक ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कोशिका जो होता है एक जंतु कोशिका एक पादप कोशिका होता है। अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? देखिए लाइसोसोम का नाम सुने हैं, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन याद रखना है। देखिए राइबोसोम जो रक्त का परिवहन करता है, उसके बाद जो है कि एक लाइसोसोम के बारे में याद रखिएगा जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिएगा जिसे पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित हैं? जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, इनमें से सभी होगा। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका की क्रिया से संबंधित ये सभी है कि प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, उसके बाद वसा का निर्माण, उसके बाद अंतःकोशिकीय परिवहन, ये सभी जो है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक आपका खुरदरी होता है और एक प्लेन होता है। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? देखिए फ्रेंड जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं।
आप से लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना मेहनत जो किए हैं सिर्फ आपके लिए किए हैं, ताकि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए, वही दिया जाए जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी आज की सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर किया कीजिए जो भी तैयारी कर रहा है। इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? चालनी कोशिका जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि आपका जाइलक वाहिनी कोशिका में पाया जाता है, सखी कोशिकाएं में पाया जाते हैं, और जाइलम प्रेनकाइमा में पाया जाता है, जबकि चालनी कोशिका में नहीं पाया जाता। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? देखिए, अम्ल का पीएच मान जो होता है 5.6 से अधिक होता है, 6 से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए, पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 पे होता है उसे उदासीन कहते हैं, 7 से कम जो होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक को क्षारीय के नाम से जानते हैं हम सभी। वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? देखिए, नवीनीकरणीय का अर्थ क्या होता है? कभी खत्म ना होने वाला संसाधन। ध्यान दीजिएगा। बाकी बात, कोयला जो है ये अनवीनीकरणीय है, नवीनीकरणीय नहीं है, क्योंकि कोयला एक समय में आके खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, आपका डीजल भी खत्म हो जाएगा। जबकि आपका जल विद्युत की बात किया जाए तो जल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि 71% जल ही है पृथ्वी पर। सौर ऊर्जा, जो आप सभी धूप देख रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रहा है, क्या लगता है खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा। तो कोयला अनवीनीकरणीय है, ना कि नवीनीकरणीय। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। भूमि प्रदूषण का अर्थ है भूमि, राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा, भूमि में उपयोगी घटकों की कमी, ये भूमि प्रदूषण का अर्थ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक है, यानी कि उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो देखिए, फसल चक्रण करना चाहिए, यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल बोना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की क्षमता बढ़ता है, उर्वरक क्षमता। प्लस में भूमि को परती भी छोड़ना चाहिए, ठीक है, इससे भी उर्वरता बढ़ता है। प्लस में ह्यूमस का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है, अम्लीय वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? H2SO4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्प्लावन का नाम सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा प्लावन के नियम से या पलवन के नियम से। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है जैव घटक के उदाहरण हैं। तो देखिए, जैव घटक के जो उदाहरण होते हैं पौधे और मनुष्य दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट आंसर होगा, ये जैव घटक के उदाहरण हैं। अगला है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो अभी बताए थे उत्प्लावकता से संबंधित आर्किमिडीज ही इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए होगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। डायरेक्ट प्रश्न को याद कर जाइए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? देखिए, एक जल है और उसमें एक लोहा का टुकड़ा आप डाल दीजिएगा तो वो नहीं तैरता है, डूब जाता है। इसका कारण क्या है? सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि पानी का घनत्व जो है लोहे का घनत्व से कम होता है, जिसके कारण से वो डूब जाता है लोहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। इसको द्वारा कीजिएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या बताएं कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, जिसके कारण से लोहा उसमें डूब जाएगा। जबकि लोहा पारे पर तैरता है, क्योंकि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है। यह न्यूटन की तीसरा नियम को प्रदर्शित करता है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिया टू प्रतिक्रिया, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो यह भी आपका तीसरे नियम के कारण संभव है, याद रखिएगा। क्योंकि क्रिया टू प्रतिक्रिया, आगे हाथ मारिएगा
तो पीछे से आपको क्या करेगा, भेजेगा आपको आगे, याद रखिएगा आप सभी। इसमें भी आपका क्रिया टू प्रतिक्रिया होता है, याद रखिएगा आप सभी। आगे जब तक हाथ नहीं चलाइएगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। पीछे लात लेके आपको क्या करना होता है, पानी को ठेलना होता है। जैसे आप जल में तैरिएगा तो पानी को क्या करना पड़ता है, आगे हाथ मारना पड़ता है और पैर लेके ठेलना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं आप। तो क्रिया टू प्रतिक्रिया होता है। अगला है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का कथन है, याद रखिएगा कि कोई पिंड धरा हुआ है, जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाते हैं तब तक वो इसी अवस्था में रहेगा, याद रखिएगा। जैसे इस पर बाह्य बल लगाया जाएगा बाहर से, वो आपका दूसरे अवस्था में चल जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कंबल को डंडा से पीटना। अगला है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन की गति के पहले नियम से आता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये जड़त्व का नियम है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट करें, इसको समझिएगा। किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, वो जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं तो इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जो एक गाड़ी देखते हैं, आप सभी घोड़ा गाड़ी देखे होंगे, तो घोड़ा गाड़ी जो आगे बढ़ता है ये किस कारण से बढ़ता है? ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा जो है कि घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है। अगला है, उत्पादकों पर निर्भर करने वाला जीव कहलाते हैं। उत्पादक में क्या आ जाता है, जितने भी प्लांट आप सभी देखते हैं वो क्या है, आपका उत्पादक है। तो इस पे जो निर्भर रहता है उसे हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसे हिरन, वो क्या है, उपभोक्ता है, और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। बकरी जो होता है, बकरी भी, ये भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगर बकरी को हम सभी खा जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दूसरा उपभोक्ता। जैसे बकरी को अगर बाघ खा गया या शेर खा गया तो वो दूसरा उपभोक्ता होगा। अपघटक जो सारा चीज खत्म कर दे, खा के गला पचा के मिट्टी में मिला दे, उसे अपघटक कहते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही क्रम की गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये जो आप सभी देखते हैं यह कथन किसका है? विश्राम जड़त्व का नियम है। क्या बताएं कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही क्रम की गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। अगला है, बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति था, ठीक है। मान लीजिए एक मोटा व्यक्ति 80 केजी का था और उसको चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो जो मोटा व्यक्ति है, जितना मोटा था वो उतना मोटा ही रहेगा, बट उसका भार घट जाएगा। जैसे 80 केजी इसका भार था तो भार कम हो जाएगा इसका, बट उसका द्रव्यमान जो है वही रहेगा, यानी कि जिस आकार का था उसी आकार का रहेगा। तो बी राइट आंसर होगा। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो छोटी जी का मान क्या होगा? तो ये छोटी जी का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जैसे कि ये देखिएगा तो ये आपका क्या है, पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अगर भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो छोटी जी का मान बढ़ जाता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। अगला है, शरीर का वजन। शरीर का वजन जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो जैसे बताएं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाए तो शरीर का वजन या छोटी जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, बी राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, वो कार्य किया तो कुछ भी कार्य नहीं किया। वो कोई व्यक्ति को एक कार्य दिया गया कि इस दीवार को आपको धक्का मार के पलटा देना है, बट उसे विस्थापित करने यानी कि धक्का मारने में असफल रहा तो कोई भी कार्य नहीं किया। अगला है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में निम्न कौन है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा ये सभी, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, ये सभी जो है ये पारितंत्र का प्रमुख जैविक घटक हैं। अगला है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है, याद रखिएगा। ओजोन परत जो आप सभी देख रहे हैं और ओजोन गैस जो आप सभी देखते हैं, ये काफी खतरनाक गैस माना जाता है। अगला है कृत्रिम पारितंत्र उदाहरण है। तो देखिए बगीचा और खेत ये कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है बगीचा और खेत को, जबकि वन हो गया, तालाब हो गया। तालाब भी आपका क्या है? ये भी आपका कृत्रिम है। जबकि अगर नदी की बात किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक होगा। वन भी आपका प्राकृतिक होता है, जंगल भी आपका प्राकृतिक होता है, झील भी आपका प्राकृतिक होता है। अगला है ओजोन परत पाया जाता है। देखिए ओजोन परत जो है ये आपका वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है और सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो करता है वो आपका ओजोन परत ही करता है, याद रखिएगा आप सभी। और जो आप पराबैंगनी किरण जो देखते हैं उससे कौन सा रोग हो सकता है? चर्म रोग हो सकता है, याद रखिएगा, आपके शरीर पर पड़ने के बाद। और कहा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा घास, पुष्प और चमड़ा, ये सभी आपका निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अगला है कि निम्न में से आहार श्रृंखला निर्माण करता है या करते हैं? तो आहार श्रृंखला जो है ये आपका घास, बकरी और मानव, ये सभी हो जाएगा आहार श्रृंखला। घास हो जाएगा, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। तो हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उत्पादक प्लांट हो गया, और प्लांट को अगर खा जाए हिरन तो वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। हिरन को अगर बाघ खा गया तो दूसरा उपभोक्ता होगा। अगला है जैव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश ही है। अगला है घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक क्या है? तो घास ही इसका आपका क्या हो जाएगा? उत्पादक होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है उसका द्रव्यमान होती है, बी राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि यहां पर यानी कि चंद्रमा पर परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, याद रखिएगा। जो मूल वेग चाहिए उससे कम है, इसी कारण से वहां पर वायुमंडल नहीं है। जैसे कि पृथ्वी पर वायुमंडल है पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी कारण से वहां पर एक दूसरे की बात वहां पर नहीं सुन सकते। जैसे कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो ये दोनों व्यक्ति आपस में आवाज नहीं सुन सकता है। अगला है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर आयतन के बराबर पानी को हटाया जाए तो वो डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो यह आपका ग्रीस से संबंधित थे आर्किमिडीज। अगला है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव, इसी कारण से नहीं चिपकता है। अगला है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमते हैं पृथ्वी के गिर्द। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बी करेक्ट आंसर है। अगला है पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? जो पहिए में आपसे बॉल बेरिंग देखते हैं इसका कार्य क्या है? अस्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। जो यानी कि कोई भी घर्षण था वो रुका हुआ था तो उसको गति घर्षण में बदलने के लिए हम सिर्फ बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती कीजिए इसको, मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला का आकार बिल्कुल वही रहेगा जिस प्रकार से पहले था। अगला है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन कहा था कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल
अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसी कारण से देखिएगा तो केस नली जो होता है उसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़ जलाने के लिए, क्योंकि वो अधिक दूरी तक जाता है। तो इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण से ये एक केस नली में अधिक दूरी तक जाता है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अपना न्यूटन चचा के द्वारा किया गया था। ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या है? तो देखिए, ऊर्जा के संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है, यानी कि नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम सिर्फ बदल सकते हैं, बट इसको ना हम बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। अगला है पृथ्वी किलोमीटर प्रति सेकंड जो है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। इस गति से किसी भी चीज को अगर पृथ्वी पर से फेंका जाएगा तो वो पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। पास्कल इकाई है, तो ये दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम सेमी दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर जो है ये दाब किसके समतुल्य के बराबर है? तो 0.1 के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा 0.1 के बराबर होता है। क्यूसेक क्या मापा जाता है? क्यूसेक से तो इससे जल का बहाव को मापा जाता है, याद रखिएगा। तो जल का बहाव अगर मापना है तो क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार, देखिए किसी भी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ध्रुव पर सबसे अधिक है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अभी बताए थे पराबैंगनी किरण को के बारे में कि सूर्य से जो है आपका किरण जो आता है वो पराबैंगनी किरण ही आता है, जो कि रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। तो याद रखिएगा त्वचा में कैंसर हो जाता है। अच्छा, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से इसका उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? तो वायुमंडल जो है ये 5 परत में है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, व्रीहिमंडल, आयन मंडल, उसके बाद कह सकते हैं मध्य मंडल। पहला इसमें जो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद जो है कि मध्य मंडल, आयन मंडल और व्रीहिमंडल होता है, जो कि सबसे बाह्य मंडल होता है। सप्ताप मंडल में ही आपका जो है वो वायुयान उड़ाया जाता है। अगला है पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। जो पादप खाता है उस जीव को हम से क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी जो प्लांट खाता है जैसे कि साग हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी खाने वालों को हमसे शाकाहारी कहते हैं। अगला है इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणी है? राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा बायोगैस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे का घनत्व जो होता है वो कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जिसके कारण से लोहा डूब जाता है, जबकि पारे से लोहे का घनत्व कम होता है जिसके कारण से पारे में नहीं डूबता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, ये ह्रास कितना होता है? तो ये ह्रास जो होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? तो बर्फ पानी में तैरने का कारण क्या है कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा कि बर्फ जो है पानी से हल्की होती है जिसके कारण से बर्फ जो है पानी की सतह पर तैरता है बट अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि अल्कोहल से वजनदार होता है बर्फ। स्टील की गोली पारे पर तैरती है, क्योंकि स्टील का घनत्व जो है पारे से कम होता है। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्टील का घनत्व पारे के घनत्व से कम है जिसके कारण से वो डूब जाती है। अगला है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो ये पारे की सतह पर तैरेगी, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए, अगर लोहा का टुकड़ा की बात किया जाए या कुछ भी बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी, हमेशा जो है पारे के घनत्व से उसका घनत्व कम है जिसके कारण से वो तैरेगा उस पे, क्योंकि पारा का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। तो वो आपका स्टील रहे या और कुछ रहे वो आपका तैरने लगेगा, जबकि पानी में डूबेगा।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। डी राइट आंसर होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। अगला प्रश्न है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्या बताएं? समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है, जिसके कारण से तैराक क्या होता है, वो तैरता है ऊपर में समुद्र में, जबकि अगर नॉर्मल पानी रहेगा तो उसमें डूबने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र में देखिएगा तो आप अगर समुद्र में डूबने जाइएगा तो आप डूब नहीं पाइएगा वहां पे। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगर घनत्व ज्यादा हो गया तो निश्चित है कि कोई भी चीज उसमें जल्दी डूबेगा नहीं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? निम्न घनत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है समुद्र में प्लवन करने से आइसोबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? तो ये 1/10 भाग आता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जो गहराई बढ़ेगा तो नीचे का दाब जो है ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर पतला बनाया जाएगा तो तोड़ देगा, इसी कारण से नीचे का दीवार मोटा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्योंकि प्रेशर झेल नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। पदार्थ के कण, तो पदार्थ के कण जो होते हैं ये सभी इनमें सभी हैं, यानी कि अति सूक्ष्म होते हैं पदार्थ, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, प्लस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्था है। पहला आप याद रखिएगा ठोस हो जाएगा, उसके बाद तरल होगा, उसके बाद आपका गैस होगा, उसके बाद आपका प्लाज्मा याद रखिएगा, उसके बाद याद रखना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा आप सभी। कुल 5 होता है। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तरंगधैर्य जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है, जबकि घनत्व, संपीड़ितता और विसरण ये सभी पदार्थ का गुण है, जबकि तरंगधैर्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, यानी कि संपीड़न की दर, यानी कि एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा चीज को कोई देना, ये किसकी कम है? तो ठोस का याद रखिएगा। इसका संपीड़न दर सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसका होता है? गैस का होता है। जैसे देख लीजिएगा तो एक सिलेंडर आप इतना बड़ा देखते हैं, इसमें लगभग जो है कि करीब करीब गैस को एकदम धर के कूच दिया जाता है, पकड़ के 14-15 kg गैस हटा दिया जाता है। 14-15 kg गैस इसमें हटा दिया जाता है। तो संपीड़न का दर सबसे अधिक गैस का होता है। कम स्थान में ज्यादा चीज डालना। अगला है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है, सबसे कम गैस का होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए कोई भी अगर ठोस है और डायरेक्ट ये वाष्प हो जाएगा तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। जैसे कपूर जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कपूर डायरेक्ट ठोस से ये गैस में परिवर्तन होता है, तो इसी को ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं। वाष्पन क्या होता है? द्रव का वाष्प में बदलना। अगला है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न जो होती है वो ठंडक उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि आइस वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। इसको आइस कीजिए आप सभी। आइस वायु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होगा? तो हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का दर जो होता है ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लासेस में कुल जो है कि साइंस का 1 से लेके पूरा 101 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएं, जो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए ये वीडियो में जितने प्रश्न आपको बताएं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी इसे याद जरूर कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। फिर जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए
चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाए यहाँ पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर सब्जेक्ट का, और बिल्कुल टू द पॉइंट सारा चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है आप सभी को। और जिसे क्लासेस ज्वाइन करना है जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पर थ्योरी क्लासेस प्लस में MCQ का प्रैक्टिस सेट, बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ दिया जाएगा। मिनिमम फी में हम तैयारी करवा रहे हैं, इसीलिए जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, जो टू द पॉइंट है वही चीज़ देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको मदद करें। तो जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।